आज का मौजू है जी इलास्टिक कुलियन इन 2 डायमेंशंस। भाई मुझे लगता है कि इसकी डायग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, उसे बहुत तवज्जो से तैयार करना चाहिए। तो अभी मैं डायग्राम को प्रेजेंट करता हूँ, आप उसको एक बार साथ साथ अपनी कॉपी पे बनाते जाओ। तो consider two masses m1 and m2 moving with velocities v1 and v2 along x-axis। दोनों along x-axis मूव कर रहे थे। अब इनके दरमियान जब कुलियन हो गया तो कुलियन के बाद लेट्स से यहां पे जाके इनका कहीं कुलियन हुआ, तो कुलियन के बाद हम इमेजिन करते हैं कि m1 इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो गया और m2 इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो गया। अब ये तो क्लियर है कि कुलियन से पहले अगर दोनों अलोंग एक्स एक्सिस थे तो दोनों के पास सिर्फ एक ही मोमेंटम का कंपोनेंट था, वो था एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट तो था ही नहीं। तो कुलियन से पहले तो दोनों अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे थे, तो जो बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस हो, जो भी क्वांटिटी, उसका वाई कंपोनेंट क्या होता है? जीरो। इसका मतलब कुलियन के पहले उनके पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट, लेकिन कुलियन से बाद एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया। अब इन दोनों के पास एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, राइट। तो हमें कंपोनेंट्स में इनको डिफाइन करना होगा। लेट्स से इसका एंगल θ1 है, तो थीटा के सामने ये जो परपेंडिकुलर है वो इसके मोमेंटम का m1 v1 प्राइम, इसका मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, तो इसके मोमेंटम का y कंपोनेंट यानी m1 v1 प्राइम साइन थीटा के साथ भी कुछ लगेगा, साइन θ1। इसी तरह इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, यस, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है? θ2, तो इसके y कंपोनेंट का नाम होगा m2 v2 प्राइम। प्राइम का मतलब कुलियन के बाद वाली वेलोसिटी, sin θ2। सर एक क्वेश्चन है कि ये दो मैसेज m1 और m2 ये कुलियन के बाद इनकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई है? अक्सर हम स्नूकर बॉल्स को देखते हैं, वाइट बॉल रेड बॉल के एंड सेंटर में हिट करे तो फिर तो सारी की सारी वाइट बॉल की काइनेटिक एनर्जी रेड बॉल को ट्रांसफर हो जाती है, वाइट बॉल वहीं पे रुक जाती है और रेड बॉल वाइट बॉल की काइनेटिक एनर्जी लेके आगे बढ़ जाती है। इज इट सो? लेकिन अगर ऐसा हो कि वाइट बॉल जाके बिल्कुल सेंटर में हिट ना करे, साइड पे थोड़ा सा हिट करे, तो अब ऐसी सूरत में टकराने के बाद, कुलियन के बाद, वाइट बॉल इस तरफ निकल जाएगी और रेड बॉल इस तरफ निकल जाएगी। और ज्यादातर स्नूकर टेबल की शॉटें ऐसी ही होती है। सेंटर टू सेंटर को हम फिजिक्स में हेड ऑन कुलियन कहते हैं, लेकिन अभी जो मेरा फोकस है वो इसके एक्स कंपोनेंट्स पे भी है। अगर m1 v1 प्राइम का एक्स कंपोनेंट लिखना हो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये θ1 को जरा छोटा कर लेते हैं, फिर ये हमारे रास्ते में रुकावट ना बने। तो यहाँ पे m1 v1 प्राइम का एक्स कंपोनेंट cos थीटा के साथ क्या लगेगा? 1। और इसी तरह स्टूडेंट्स m2 v2 प्राइम का भी एक्स कंपोनेंट यहां पे लिखना पड़ेगा। थीटा तुम छोटे हो जाओ, थीटा कहता है सर सारे बड़े होते हैं, मुझे छोटा किया जा रहा है, क्यों? ये जुल्म है। और मेरे हिंदी व्यूअर्स कहेंगे अन्याय है। अब हम पहले हेडिंग बनाएंगे कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारी पहली हेडिंग बनेगी।
तो मेरा ख्याल है लेफ्ट साइड पे लिखना चाहिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन। लो जी, बिफोर कोलिजन तो इन दोनों का मोमेंटम था ही अलोंग एक्स एक्सिस, तो m1 v1 प्लस m2 v2, और आफ्टर कोलिजन बात हो रही सिर्फ x एक्सिस की, तो x कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। दोनों की डायरेक्शन राइट साइड पे है, तो जनाब लिखेंगे m1 v1 प्राइम cos थीटा 1 प्लस m2 v2 प्राइम cos थीटा 2। ये हो गया मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। बारी है मोमेंटम अलोंग y एक्सिस की। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग y एक्सिस तो जीरो था, क्योंकि दोनों बॉडीज अलोंग x एक्सिस मूव कर रहे थे। हाँ, इनके बारे में कुछ बात हो सकती है कि आफ्टर कोलिजन इनके पास y कंपोनेंट्स भी मौजूद थे, लेकिन m1 के y कंपोनेंट डाउनवर्ड है और m2 का y कंपोनेंट अपवर्ड है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट शुड वी डू? एक को प्लस में लिखेंगे और एक को माइनस में लिखेंगे। तो m1 की जरा चले एहतराम करते हैं, क्योंकि ये पहले है, तो इसको प्लस में लिख लेते हैं। जरूरी नहीं है, वैसे आप किसी को भी लिख सकते हैं। कोई डेरिवेशन नहीं है, बहुत सिंपल है ये सारी चीजें। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया फाइनल मोमेंटम। और आप जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक मोमेंटम तो चेंज नहीं होता। हाँ, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है जी? इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक चल रहा है। तो इसमें एनर्जी भी चेंज है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो आए काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन को भी एक बार देख लेते हैं। वैसे काइनेटिक एनर्जी को अलग अलग लिखा जा सकता है कि पहले आप बिफोर वाली लिख लें, बाद में आप आफ्टर वाली लिख लें। तो मैं इनको आमने सामने लिख रहा हूँ, नो इश्यूज। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो बिफोर काइनेटिक एनर्जी में आप हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर लगाएंगे बिना प्राइम। और आफ्टर द कोलिजन आप हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर लगाएंगे आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। अभी का हमारा टॉपिक है जी इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। अगेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगी, व्यूवर्स साथ साथ डायग्राम बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें, लेबल करें बहुत अच्छे तरीके से। उन लेबलिंग के मुताबिक आप इक्वेशन बड़ी आसानी से डिजाइन करें। तो अगेन टू बॉल्स m1 m2 और लेट्स से यहाँ पे ओरिजिन पे जाके कोलाइड कर। हमने अपनी आसानी के लिए m1 को लॉन्ग x एक्सिस मूव करवाया, जबकि m2 के पास x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी मौजूद है, राइट। अब आफ्टर द कोलिजन ये दोनों स्टिक टुगेदर कर जाएंगी। कौन सा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन में ये आपस में स्टिक कर जाएंगे और इकट्ठी मूव करेंगी कंबाइंड वेलोसिटी के साथ। तो इनकी कंबाइंड मास को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया और इनकी कंबाइंड वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया? देखें जी, Vf से। कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते होते हैं बेटा, ठीक है। यहां पे नई बात यह है कि कोलिजन के बाद ये जो बाद वाला एंगल है इसका नाम हमने थोड़ा डिफरेंट रखा है, फाई रखा है इसका। आए जी आप कंपोनेंट्स लिखते हैं। थीटा के सामने y कंपोनेंट होगा तो ये होगा m2 का मोमेंटम का साइन कंपोनेंट।
m2v2 sin थीटा, और ये होगा इसका x कंपोनेंट या cos कंपोनेंट। इसी तरह कोलिजन के बाद भी दोनों कंपोनेंट्स बना ले। फाई या थीटा के सामने वाला मोमेंटम, देखिए कैपिटल एम से मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया गया, साथ में साइन फाई, थीटा नहीं अब फाई आ जाए, और यहां नीचे वाला ये वाला जो कंपोनेंट है अब हम अगेन मोमेंटम की हेडिंग बनाते हैं, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। लो जी, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स बिफोर कोलिजन इसके पास तो है ही एक्स कंपोनेंट भाई मोमेंटम का, वाई है ही नहीं, इसका एक्स कंपोनेंट लिखा हुआ है। अब आफ्टर कोलिजन तो वो इकट्ठे हो गए, तो दो बॉडीज का मोमेंटम लिखना ही नहीं, एक का लिखना है। अब बारी आ गई मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो आप देख लें अलोंग वाई एक्सिस, ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। जीरो मेंशन करें या ना करें लिखना जरूरी भी नहीं है। बारी आ गई काइनेटिक एनर्जी की। भाई क्योंकि कोलिजन इनइलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी तो लाजमी चेंज होगी, बल्कि मैं कहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। कहां लॉस हो जाएगी? इन द डिफॉर्मेशन प्रोसेस, in the work done by M1 in changing the shape of M2. तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। आफ्टर कोलिजन स्मॉल एम नहीं लगेगा, कैपिटल एम लगेगा। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इनिशियल या फाइनल? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और अगर हमें निकालना हो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस करना होगी। आप इसे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कह दें, आप इसे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कह दें, और अगर आपने लॉस निकालना है काइनेटिक एनर्जी का तो आपको लिखना होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो कि ज्यादा है माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो कि कम है। क्यों कम हो गई? इन द डिफॉर्मेशन प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी हैज बीन लॉस्ट। तो व्यूअर्स, इनइलास्टिक कोलिजन की कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इमेजिन करें एक कराटे मास्टर, एक कराटे चाप ब्रिक्स को हिट करता है। एक ही वार में वो 3, 4, 5, 6, 7 ब्रिक्स को तोड़ देता है। ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? इनइलास्टिक कोलिजन, यस, क्योंकि हैंड टकरा के बाउंस बैक नहीं हो रहा, तो ये कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुई है वो कहां चली गई? वो ब्रिक्स को तोड़ने में, उनको डीफॉर्म करने में इस्तेमाल हो गई, राइट? लेकिन यहां पे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं। कराटे चाप को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस काम की। पहले तो उन्हें अपने हाथों को मजबूत करना पड़ता है। फिर स्टूडेंट्स बहुत तवज्जो से सुनिएगा, ब्रिक्स को परफेक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना पड़ता है। परफेक्ट हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं, 100% हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और हाथ का जो इंपैक्ट है वो 100% 90 डिग्री के एंगल पे हो, वर्टिकल हो, स्पेसिफिक पॉइंट पे हो।
क्योंकि अगर वो वर्टिकल फोर्स लगाएगा तो उसकी फोर्स में सिर्फ वाई कंपोनेंट होगा ताकि मैक्सिमम इंपैक्ट दे सके, एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि ईंटों को तोड़ने के लिए एक्स कंपोनेंट की नहीं वाई कंपोनेंट की जरूरत है। तो कराटे चाप को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है। पहले हाथों को मजबूत करवाया जाता है, ब्रिक्स को हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, फिर बिल्कुल वर्टिकली हिट किया जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम रिजल्ट। लेकिन ये कुलियन इनइलास्टिक कुलियन है। सेकंड एग्जांपल गाड़ियों का आपस में कुलियन। गाड़ियां जब आपस में टकराती है तो क्रम्पल, पिंच हो जाती है, डीफॉर्म हो जाती है, ये इनइलास्टिक कुलियन है। गाड़ियां कौन सा टकरा के वापस चली जाती है, बिना डीफॉर्म हुए वापस चली जाएं 100% काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो हम कहेंगे कि ये इलास्टिक कुलियन है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, गाड़ियां तो बिल्कुल पिचक जाती हैं टकराने के बाद, तो इसका मतलब है वो डिफॉर्मेशन हो गई और काइनेटिक एनर्जी भी लॉस हो गई। ये कौन सा कुलियन है जी, इनइलास्टिक। ठीक है। और तीसरी एग्जांपल बैट और बॉल का कुलियन, या हमारे पाँव का फुटबॉल के साथ कुलियन। क्या हमारा पाँव लगने से फुटबॉल डिफॉर्म होता है? जी हाँ, थोड़ी देर के लिए अंदर की तरफ पिंच होता है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी 100% उसमें कंजर्व नहीं रहती। यही चीज बैट और बॉल के कुलियन में भी है। जब बैट बॉल को हिट करता है तो बैट लकड़ी क्या है, उसमें भी हल्की सी डिफॉर्मेशन, और हार्ड बॉल है तो वो लेदर की है उसकी कवरिंग, उसमें भी हल्की सी डिफॉर्मेशन आती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। और अगर टेनिस बॉल हो तो टेनिस बॉल में तो बहुत सारी डिफॉर्मेशन आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है। तो इसका मतलब है वो भी इनइलास्टिक कुलियंस हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर।